तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर 1 हरियाणा बोर्ड की किताब है आपकी भारत एंड द वर्ल्ड हिस्ट्री की बुक है। तो इस बुक का जो है चैप्टर 1 है ये हमारा सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन। इसके हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में करने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। एक काम की जानकारी है जो आपको स्टार्टिंग में दे देता हूं। आपको जो है ये बुक का ये भारत एंड द वर्ल्ड जो बुक है, इस पूरी बुक का जो है आपको हर एक चैप्टर के नोट्स, टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, MCQs, हर एक जो टॉपिक है इनकी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। साथ में आपको लिखे हुए भी मिल जाएंगे सारी चीजें। cclchapter.com ऑफिशियल वेबसाइट है हमारी, तो चेकआउट कर सकते हो। बाकी लिंक मैं आपको प्लेलिस्ट का भी और पेज का, वेबसाइट का लिंक जो है दोनों डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आपको ईजी रहे। और साथ में फर्स्ट कमेंट में भी कोशिश करूंगा वहां पे भी मिल जाए। चलो अब शुरू करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स को। जो पहला जो पॉइंट आता है वो है लेट्स रिकॉल, यानी कि हमने जो चैप्टर में पढ़ा है उसके बारे में जानते हैं क्या है क्या नहीं है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास में, वो है व्हाट वर द मेन फीचर्स ऑफ टाउन प्लानिंग ऑफ सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें क्या पूछ रखा है हमसे कि मेन फीचर बताने हमको, जो चीजें हैं टाउन प्लानिंग उन्होंने कैसे करी, क्या क्या चीजें हमें उनकी टाउन प्लानिंग के अंदर देखने को मिली, वो सारी चीजें हमें एक्सप्लेन करनी है। अब ये क्वेश्चन हो सकता है 3 मार्क्स में आई या फिर 5 मार्क्स में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसीलिए बता रहा हूँ, ठीक है। मैं जो है जो भी टेक्सचुअल क्वेश्चंस कराऊंगा साथ में बता भी दूंगा कि भाई इस पे ज्यादा ध्यान रखना, ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी क्वेश्चंस के कंपैरिजन में। और हाँ, अगर आप क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर कर रहे हो तो टेक्सचुअल वाले जो क्वेश्चन आंसर है उनको एक बार जरूर से पढ़ लेना। वो आ सकते हैं एग्जाम में। ज्यादातर क्वेश्चन जो है उन्हीं के अंदर से बनते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन, क्योंकि अब की बार जो क्वेश्चंस बनाए गए ना उनमें ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर हमारा कवर हो जाता है। क्विकली रिवीजन टाइप में आप कर सकते हो उसको। और जो इंपॉर्टेंट है उनको, उनके लिए मैंने अलग से वीडियो भी बना रखी हैं जो अभी हाफ ईयरली यूटी वूटी में भी आ रहे हैं, तो उनको भी मैं अपडेट कर रहा हूँ टाइम के साथ में। तो वो जो अपडेट्स हैं वो साइट पे टाइम टू टाइम होते रहते हैं, बाकी जगह पे नहीं होते। सो ध्यान रखना इस चीज का। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि भाई साइट पे लिख रखे हैं, अगर आपको पढ़ने हो तो वहां से पढ़ सकते हो। फास्टली मतलब रिवीजन वाला काम आपका हो जाएगा। चलो अब देखते हैं यहाँ पे टेक्सचुअल क्वेश्चन है हमारे ये। तो यहाँ पे हमें बताने हैं मेन फीचर्स, यानी कि क्या क्या खास बातें हैं इन द टाउन प्लानिंग ऑफ दिस सिविलाइजेशन। टू माउंट्स आर ऑफन फाउंड इन द ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन। मतलब दो माउंट, दो जो है टीले से बना रखे हैं, एक ईस्ट डायरेक्शन में है और एक वेस्ट डायरेक्शन में है। द रेजिडेंशियल एरिया, मतलब जो रहने वाला इलाका है, वो सिचुएटेड ऑन द ईस्ट माउंट एंड द फोर्ट वो सिचुएटेड ऑन द वेस्ट माउंट। कॉमन मैन, यानी कि यहाँ पे बता रखा है हमको कि जो ईस्ट माउंट है ना, इधर वाला टीला जो है, इस वाले में तो लोग रहते हैं और इधर वाले में फोर्ट है, किले बने हुए हैं जो कि सामान वगैरह रखने के काम आते होंगे। Common man, merchants, craftsmen, artisans, and workers lived in the residential area of the town. Administrative, public building, and granaries were located inside the fort. तो ये इस तरीके से टाउन को डिसाइड करा गया है। ये पूरा एक टाउन होता है और जिसके अंदर जो है इधर वाले हिस्से में फोर्ट बने होते हैं और ये है हमारा रेजिडेंशियल एरिया, ठीक है। तो ऐसे इनको बना रखा है। द मेन रोड, अब जो शहर है उसके अंदर द मेन रोड्स डिवाइड द टाउन इनटू 5 और 6 ब्लॉक्स। जो शहर के अंदर जो सड़कें बनी हुई है वो जो है शहर को 5 से 6 ब्लॉक्स के अंदर बांट देती है। द मेन रोड इन मोहनजोदारो वर 9.15 मीटर वाइड एंड स्ट्रीट वर 3 मीटर वाइड ऑन द एवरेज। एवरेज के हिसाब से अगर देखें तो हमें जो सड़कें मिली, मेन सड़कें, वो 9.15 मीटर, लगभग 30 फीट के अराउंड अराउंड सी हमें मिली। और जो गलियां थी वो लगभग 9 से 10 फीट के आसपास की हमें देखने को मिली थी। द रोड्स वर अनपेव्ड, रोड्स जो है कच्चे थे, उनके स्पेशल अटेंशन वाज पेड टू क्लीनिनेस, क्लीनिनेस के ऊपर खास ध्यान दिया जाता था। द ड्रेन्स ऑफ द हाउसेज लेड टू द बिग ड्रेन ऑन द साइड ऑफ द रोड। और जो ड्रेन्स थे, ड्रेन्स होते नाले, तो नाले थे जो घरों के, वो बिग ड्रेन में, बड़े नाले में जाके, नालियां जैसे नाले में गिरते हैं ना, वैसा सा काम उन्होंने कर रखा था। नालियां जो है छोटे नाले जो है बड़े नालों में जाके गिरते थे। देन द वाटर वाज ड्रेन्ड आउट ऑफ द टाउन थ्रू दीज ड्रेन्स। और उसके बाद ये जो सारा वाटर था, जो पानी था, वो सारा शहर से, टाउन से बाहर चला जाता था। द ड्रेन्स वर मेड ऑफ पेव्ड ब्रिक्स, वो जो है पक्की ईंटों से बना रखे थे, ऐसे कच्चा मामला नहीं था उनका, तो पक्की ईंटों से वो बना रखे थे। रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैड 3, अब यहाँ पे बता रखे थे कई सारे क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस चीज में। इसमें से क्वेश्चन कैसे पिकअप होंगे वो बता दूंगा, पहले एक बार करवा देता हूं इसको पूरा। रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैड 3 और 4 रूम्स है। जो रहने वाले घर हैं वहां पे 3 से 4 कमरे होते थे, एक किचन, एक बाथरूम एंड अ कोर्ट यार्ड, यानी आंगन होता था इन द मिडल ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के बीच में आंगन होता था।
द हाउसेज ऑफ द रिच पीपल ऑल्सो हैड वेल्स एंड टॉयलेट्स, और जो अमीर लोगों के घर होते थे उनके अंदर वेल्स यानी कुएं होते थे और टॉयलेट वाला सिस्टम भी लगा होता था। मतलब यार इतने एडवांस लोग थे। अब इस ये जो क्वेश्चन है मैं इंपॉर्टेंट किस मायने से बोल रहा हूँ इस चैप्टर, इस क्वेश्चन को बकायदा मार्क कर लेना इंपॉर्टेंट है। अब इसमें से 3 टाइप से क्वेश्चन आएंगे, 3 या 4 क्वेश्चन इसमें से बनेंगे, छोटे छोटे बना सकते हैं, बड़े भी बना सकते हैं। देखो आपसे पूछ सकते हैं इसमें से कि सड़कों के बारे में बताइए मोहनजोदारो की, तो मोहनजोदारो की जो सड़कें हैं वो आपको यहाँ से लिखनी पड़ेंगी। द रोड्स आर डिवाइडेड इनटू ब्लॉक्स, सिटी को ऐसे करते थे और इतने वाइड थे ये, बस रोड्स आर अनपेव्ड, स्पेशल अटेंशन टू पेड टू द क्लीनेस। ऐसा यहाँ तक आप जो है रोड्स के बारे में अगर पूछे तो लिख सकते हो। जो है रिसेंटली जो कोई यूटी था या कुछ था उसमें भी पूछ रखा था कि भाई जो मोहनजोदाड़ो के सड़कें थी वो कितनी चौड़ी थी, मतलब ये एग्जैक्ट नंबर आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, एमसीक्यू या 1 मार्क्स क्वेश्चन में इसको भी दे सकते हैं। उसके अलावा जो है पूछ सकते हैं कि घर कैसे थे उनके, तो घरों को लेके भी यहाँ पे बता रखा है कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग के बारे में पूछेंगे, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स कैसी थी। सो रेजिडेंशियल बिल्डिंग के बारे में आपको ये पूरा यहाँ तक लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो है इसको पूरा जो है आपसे पूछेंगे मोहनजोदाड़ो के ड्रेनेज सिस्टम को एक्सप्लेन कीजिए, तो ड्रेनेज सिस्टम यहाँ से लेके यहाँ तक आपका हो जाएगा ड्रेनेज वो। तो ऐसे जो है इसमें कई छोटे छोटे क्वेश्चन, या फिर माउंट्स के बारे में पूछेंगे कि जो सिटी है वो माउंट्स के बारे में एक्सप्लेन कीजिए कि सिटी की प्लानिंग में कैसे जो है लोकेटेड थी किस हिसाब से। तो कई सारे क्वेश्चन हैं जो छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें से। सो इसीलिए बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी अब की बार आया था, सो आने वाले टाइम में भी आने को बहुत हाई चांसेस है। अच्छे से पढ़ लेना इस क्वेश्चन को, ठीक है, याद कर लेना मतलब। चलो आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन है, वैसे एग्जाम में आया था, ये बड़ा क्वेश्चन बनता है 5 नंबर का, ठीक है। अब यहाँ पे 2 चीजें पूछ रखे हैं, डिस्क्राइब द सोशल एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ पीपल ऑफ द सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन। यानी कि हमसे 2 लाइफ पूछी है, एक तो सोशल लाइफ यानी कि समाज के अंदर वो क्या करते थे, और दूसरा है उनकी रिलीजियस लाइफ यानी कि धर्म को लेके, भगवानों को लेके उनकी क्या जो मान्यताएं थी या जो भी कुछ था, तो उसके बारे में हमें एक्सप्लेन करना है। अब हो सकता है इनको जो है हमसे अलग अलग पूछे, या फिर हो सकता है इकट्ठा पूछ ले एक ही क्वेश्चन में। सो इकट्ठा पूछेंगे तो 5 नंबर का बनेगा। अब आप बोलो भाई इतना सारा लिखना, हमको तो डर लग गया देख के। डर, देखो भाई डरने की बात नहीं है, इसमें से जो है मेरे को पता है, मैंने पूरा डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन करा है यहाँ पे, लेकिन आप आधा भूल जाओगे लिखने के टाइम पे। तो जो भी लाइनें याद आएंगी सारी इंपॉर्टेंट रहेंगी वो, मतलब इस हिसाब से इसका एक्सप्लेन किया गया है। अब समझते हैं इसको एक बार। सोशल लाइफ ऑफ पीपल ऑफ सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन, यानी कि सोशल लाइफ यानी का, आप जो है ना जब भी क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट करो एग्जाम में या कहीं भी लिख रहे हो, तो आप पहले क्वेश्चन को समझो कि उसमें पूछा क्या गया है। देखो आलतू फालतू लिखोगे नंबर तो वैसे भी नहीं आने उस केस में। सो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन में पूछ क्या रखा है। देखो यहाँ पे पूछ रखा है सोशल लाइफ यानी समाज। अब समाज में आप लोग रहते हो, आपका भी घर है, तो आप क्या करते हो वो चीजें पूछेंगे आपसे ये। तो सोसाइटी ऑफ सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन मस्ट हैव बीन डिवाइडेड इनटू मैनी क्लासेस, बहुत सारे वर्ग थे समाज के अंदर उस टाइम। द टाउन वाज डिवाइडेड इनटू फोर्टिफिकेशन एरिया एंड हाउसिंग एरिया, मतलब रेजिडेंशियल एरिया था, फोर्ट वाले एरिया थे, ऐसे 2 हिस्सों में उसको बांट रखा था। द रिच पीपल और द रूलिंग क्लास रिसाइडेड इन द टाउन फोर्ट, यानी कि जो अमीर लोग थे या फिर जो रूलिंग लोग थे वो किलों के अंदर रहते थे। ट्रेडर, सोल्जर, ऑफिसर, क्राफ्ट्समैन, लेबर, जो लोकल लोग थे बेसिकली वो लिव्ड इन द रेजिडेंशियल एरिया, वो रेजिडेंशियल एरिया में रहते थे। इन द सोसाइटी ऑफ सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन अदर इंपॉर्टेंट क्लासेस वर फार्मर्स, पोर्टर्स, कारपेंटर, सेलर, लेबर, ज्वेलर, वीवर्स, ऐसी बहुत सारी कैटेगरी के और भी जो है अलग अलग कैटेगरियों के लोग रहते थे, और ये सारे कहाँ रहते थे, रेजिडेंशियल एरिया में। द पीपल ऑफ द सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन वर बोथ वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन। अब देखो ये तो हमें समझ आ गया कि वो कहाँ कैसे रहते थे, ठीक है। हमें 2 ही चीजें बतानी होती है, हम रहते कैसे हैं, मतलब आस पड़ोस का माहौल कैसा है, और दूसरी चीजें खाते पीते क्या है। सोशल लाइफ तो वही होगी ना हमारी, तो खाते पीते या फिर गेम वेम खेलते हैं, टाइम पास कैसे करते हैं, वो चीजें भी बता सकते हो आप इसमें। तो इसमें से जो जो चीजें याद आती रहे ना वो उस हिसाब से लिख सकते हो आप, अपने हिसाब से बना के भी लिख सकते हो, इसको कोई दिक्कत की बात नहीं है। काफी सारे नाम है, काफी सारे पॉइंट्स इसमें बना सकते हो बेसिकली। तो यहाँ पे बताते हैं वो लोग वेजिटेरियन भी थे और नॉन वेजिटेरियन भी, दोनों प्रकार के लोग रहते थे। देयर मेन फूड वॉज द बार्ले, व्हीट, राइस, फ्रूट, वेजिटेबल, मिल्क, मीट, जो 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 चीजें बेसिकली आप खाते हो। बस आजकल ये जो है आइसक्रीम वगैरह मत पहुंच जाना, बट नॉर्मल चीजें जैसे हम व्हीट खाते हैं, ये आधी चीजें याद ना रहे, व्हीट खाते हैं, राइस खाते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, ये सारी चीजें तो हम लोग भी इस्तेमाल में लाते हैं ना, तो ये सारी चीजें वो लोग भी खाते थे। द रिच यूज टू वियर ऑर्नामेंट्स, जो अमीर लोग थे आभूषण वगैरह पहनते थे, मेड ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, सेमी प्रीशियस स्टोन्स, आइवरी एटसेट्रा, ऐसी चीजों से वो आभूषण पहनते थे अमीर लोग, मतलब पुरुष पहनते थे बेसिकली। वाइल द पुअर वोर ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ क्ले, बोन एंड स्टोन, और जबकि जो
गरीब लोग थे वो मिट्टी से, क्योंकि उनका बजट तो था नहीं उस टाइम पे भी, तो वो हड्डियों से, पत्थरों से, ऐसी चीज़ों से, मिट्टी से बना के जो है ऑर्नामेंट्स पहना करते थे। अब गेम ऑफ चेस एंड द डांस वर देयर मेन मीन ऑफ एंटरटेनमेंट। वो डांस वगैरह करना, चेस खेलना, ये उनका एंटरटेनमेंट के मीन होते थे, साधन होते थे। द पीपल ऑफ सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन वर ऑल्सो फॉन्ड ऑफ हंटिंग। उनको शिकार करना भी बहुत पसंद था। देयर वर टॉयज, क्लैक्स, व्हीसल्स एंड कार्ड्स एक्सेट्रा टू एंटरटेन द चिल्ड्रन। और बच्चों के लिए भी जैसे खिलौने होते हैं आजकल, उस टाइम भी खिलौने हुआ करते थे, जो कि यहाँ पे एक्सप्लेन्ड है। टॉयज वगैरह, क्लैक्स, व्हीसल्स एंड कार्ड्स वगैरह, ऐसी चीज़ें जो है बच्चों के लिए भी बनाई जाती थी। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, देखो अगर ये क्वेश्चन आएगा, अगर सिर्फ ये पूछे आपसे सोशल लाइफ को एक्सप्लेन करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और ये 3 नंबर में पूछेंगे सिर्फ सोशल लाइफ के बारे में, और अगर पूरा पूछेंगे तो 5 या 6 नंबर, मतलब 6 का तो आता नहीं, 5 का आता है। तो जो भी है लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन है ये। सो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना आना चाहिए। सारा तो एक्सप्लेन करने की जरूरत ना भी हो, जो जो याद आए वो लिख सकते हो आप अपने हिसाब से इसमें। अब यहाँ पे देखो रिलीजियस लाइफ, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे ना, इसमें बता देता हूँ एक बार आपको, कहीं आप कंफ्यूजन में रहो फिर। देखो इसमें आपको 3-4 पॉइंट मैंने बताए हैं, यहाँ पे आपको तो समझ नहीं आया होगा क्या बता दिया भाई मैंने। देखो पहले हमने क्या डिस्कस करा, उनके रहने का स्टाइल, वो कहाँ रहते हैं, कौन से लोग कहाँ रहते हैं। दूसरी चीज हमने क्या डिस्कस करी, वो खाते पीते क्या है। तीसरी चीज हमने डिस्कस करी, वो पहनते क्या है, कपड़े तो नहीं, मतलब बताया नहीं है यहाँ पे बुक में भी। सो यहाँ पे ज्वेलरीज वगैरह का डिस्कस करा। तीसरा जो है वो मजे लेने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हैं। तो ये 4 पॉइंट हमने डिस्कस करे हैं, इनमें से कोई से 3 पॉइंट लिख देना काफी है, सफिशियंट है। अगर जो है डिपेंड करता है, अगर ये अकेला पर्सन आए तो लिख देना, ज्यादा लिख देना, और डिपेंड करता है अगर 3 नंबर का तो 3 पॉइंट, 4 पॉइंट बनते हैं इसमें से। अब मैंने पॉइंट इसीलिए नहीं बनाए क्योंकि जो है ना, पॉइंट बनाने से फिर आप सोचते भाई ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया, तो वो भी चक्कर है। लेकिन हाँ इजी रहता है, इस तरीके से समझना भी, लाइन वाइज समझोगे तो याद भी हो जाता है इजीली। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसका रिलीजियस लाइफ ऑफ द पीपल, यानी कि धार्मिक, धर्म को लेके ज्यादा कुछ था नहीं इनका, ठीक सा ही था। द पीपल यूज टू वर्शिप द मदर गोडेस, वो मदर गोडेस की जो है मातृ देवी की पूजा करते थे। इन दिस सिविलाइजेशन वर्शिप ऑफ द मदर गोडेस वाज प्रीवेलेंट इन द फॉर्म ऑफ वर्शिप ऑफ गोडेस ऑफ द एनिमल एंड प्लांट वर्ल्ड, यानी कि पूरी इसको जो है ना, मदर गोडेस को पूरे वर्ल्ड के जो एनिमल्स थे, प्लांट्स थे, उनके लिए उसकी वर्शिप करी जाती थी। पशुपति शिव, देखो यहाँ पे बेसिकली अगर नहीं याद रहे ना कुछ ज्यादा चीजें, ये भगवानों के नाम याद रख लेना। एक तो था मदर गोडेस, मातृ देवी, जो उनकी जिसकी वो पूजा करते थे। उसके अलावा था एक पशुपति शिव, यानी भगवान शिव जिसको कहते हैं। तो वहां पे जो मूर्ति मिली वो पशुपति शिवा की थी। फाउंड इन द एंटिक्स ऑफ सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन, यहाँ पे इनकी भी पूजा होती थी। सील ऑब्टेन फ्रॉम, एक सील, मोहर मिली थी जिसमें बताया गया था पशुपति शिव के बारे में। हमें ऐसे सपने नहीं आए थे कि भाई वहां पे भगवान शिव भी रहते थे। तो सील मिली थी फ्रॉम मोहनजोदारो। अब ये पूछ सकते हैं 1 मार्क्स क्वेश्चन में कि सील जो है पशुपति शिव की जो सील थी वो कहाँ से मिली थी, तो वो मोहनजोदारो से मिली थी। डेपिक्ट अ 3-headed मैन विद द हॉर्न सीटेड इन द योगा पोस्चर ऑन अ थ्रोन, एक आदमी है जिसके 3 सिर है और वो जो उसके सींग भी है, और वो जो है सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ है। थ्रोन होता है सिंहासन, तो वहां पे वो बैठा हुआ है, ऐसा दिखाया गया उसमें, उस सील के अंदर। द एलिफेंट्स एंड टाइगर आर शोन ऑन द राइट साइड, जो हाथी है और टाइगर है वो उसके राइट साइड में दिखाए गए हैं। टेल, राइनासोर्स एंड द बफेलो आर शोन ऑन द लेफ्ट, यानी कि राइनासोर और जो भैंस है वो लेफ्ट साइड में उसके दिखाई गई हैं। 2 हिरन, 2 डियर्स आर शोन स्टैंडिंग अंडर द थ्रोन, और 2 हिरन जो उसके नीचे सिंहासन के नीचे दिखाए गए हैं। दिस फिगरिन इज ऑफ पशुपति शिवा, तो ये जो पूरी मूर्ति है, ये सील जो हमें मिली है, इसको हम मानते हैं पशुपति शिवा की मूर्ति। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें से इसके इंटरनली क्वेश्चन बना सकते हैं कि पशुपति शिवा की जो सील हमें मिली है उसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए। तो ऐसा अगर क्वेश्चन बनता है तो आपको यहाँ तक वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा पूरा, इसीलिए मैंने जो है उस हिसाब से लिखा है कि अगर इनके अंदर से क्वेश्चन आए तो आपको ऐसा ना लगे कि भाई हमने तो पढ़ा ही नहीं है, उसके बारे में याद ही नहीं है। तो इसीलिए अगर मैं जो क्वेश्चन बना रहा हूँ टेक्सचुअल क्वेश्चन, साथ में एक्सप्लेन तो कर ही रहा हूँ आपको, तो आप जो है उनको समझते चलना कि इस हिसाब से उनको प्रिपेयर करना है, कैसे क्वेश्चन उनके अंदर से पिकअप करे जा सकते हैं। इसीलिए बोल रहा हूँ कि टेक्सचुअल क्वेश्चन एक बार कर लेना, तो आपको मेजर ऑफ द क्वेश्चंस आपके यहीं पे सोल्व हो जाएंगे, कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शिवलिंग वॉज ऑल्सो वर्शिप ड्यूरिंग दिस सिविलाइजेशन, शिवलिंग की भी इस टाइम पे पूजा करी जाती थी। देयर इज ऑल्सो एविडेंस ऑफ एनिमल वर्शिप एंड ट्री वर्शिप इन द सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन, इस टाइम पे जो है जानवरों की और पेड़ों की पूजा भी की जाती थी। मेनली जो है 1 हॉर्न्ड एनिमल, एक सींग वाला जो जानवर होता है जिसको गैंडा कहते हैं, वो एक सींग वाला, राइनो गैंडा ऐसा ही कुछ होता है, तो उसकी पूजा करते थे। बुल की यानी सांड की, सांप की, पिप्पल की, पीपल ट्री एटसेट्रा, तो इन चीजों की भी उस टाइम पे पूजा की जाती थी। द स्वास्तिक सिंबल इज ऑल्सो फाउंड ऑन द फ्यूसिल्स ऑफ दिस सिविलाइजेशन, स्वास्तिक का सिंबल भी हमें देखने को मिला, कहीं ना कहीं वो भी उसके चीज में इस्तेमाल करते होंगे। ये वाला सिंबल यार ये बनाते हैं ना हम लोग भी, तो ऐसे वाला कुछ होता है, तो ये वाले सिंबल की बात हो रही है।
द माउसारम एरिया वर आउटसाइड द टाउन्स। अब देखो रिलीजियस लाइफ में तीन कुछ चीजें समझो, इसमें हमने क्या क्या डिस्कस करा है रिलीजियस लाइफ के अंदर। हमने डिस्कस करा उनके भगवान कौन कौन से थे, है ना, भगवान। उसके अलावा वो पूजा किस किस चीज की करते थे, मदर गोडेस की, भगवान शिव की, शिवलिंग की, एनिमल्स की, बुल, स्नेक, पीपल, इन चीजों की वो पूजा करते थे। और उसके अलावा जो है अगर हम दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें, अगर जब वो उनकी डेथ हो जाती थी तो उनकी जो कब्रें थी म्यूसलम एरिया वर आउटसाइड द टाउन से, जो कब्रिस्तान था ना वो बाहर होता था शहर से, ऐसा नहीं था कि शहर के बीच में कब्रिस्तान बना रखा हो। द हेड ऑफ द डेड बॉडीज वर यूजुअली प्लेस्ड टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड द फीट टुवर्ड्स द साउथ। पोटरी, ज्वेलरी, टूल्स एटसेट्रा वर कीप्ड विद द स्केलेटन्स। यानी कि जो डेड बॉडी होती थी उसको जब मतलब जहाँ पे दफनाया जाता था आउटसाइड ऑफ द सिटी या फिर टाउन, तो उनका जो सिर है ऐसे रखा जाता, और ऐसे जैसे हम बनाते हैं ना, सिंपली ऐसे बनाते हैं ना, तो ऐसे ही है वो। अब डायरेक्शंस आपको पता होंगी, तो ये इधर है नॉर्थ, ये इधर है साउथ, है ना। तो ये ऐसे ही जो है उसको लेटाया जाता था जैसे इस पिक्चर में आपको देखने को मिल रहा है। और ऐसे लेटा के उसके साथ में जो है घड़े, मटके, ज्वेलरी, आभूषण, उस टाइम पे शौक था, उनको लगता था कि जब तुम स्वर्ग में जाओगे तो तुम्हारे साथ में वो सामान भी चला जाएगा, तो उसी चक्कर में वो दफनाए जाते थे। कई सारी जो स्टोरीज है उनके बारे में, उनको पढ़ने से हमें ये चीज़ों का पता लगा था। सो यहाँ पे ऐसा कुछ मान्यताएं भी थी इनकी, तो इस तरीके से जो है शरीर को दफनाया जाता ताकि ईजी रहे, ऐसा कुछ। तो ये था आपका, ठीक है, ये थी इनकी रिलीजियस लाइफ, यानी कि मरने के बाद क्या करते थे, जिंदा रहते हुए क्या करते थे वो लोग। और यहाँ पे जो है ना ये 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि जो डेड बॉडीज थी मोहनजोदारो में वो किस डायरेक्शंस में हमें मिली है, तो वो ऐसे है, नॉर्थ में जो है उसका जो है हेड रखा जाता था और फीट जो है साउथ में रखे जाते थे। तो इस पोस्टर में हमें देखने को मिली है, इस डायरेक्शंस में देखने को मिली है, ठीक है, ध्यान रखना। 1 मार्क्स क्वेश्चन बना सकते हैं। व्हाट वाज द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, चाहो तो कर लेना, पढ़ लेना, बट पहले 2 क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना मेरी रिकमेंडेशन से, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आए थे। सो उनको अच्छे से कर लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। वैसे तो इंपॉर्टेंट वाली अलग से वीडियो बना रखी है, वहां पे और ज्यादा अच्छे से आपको आइडिया लग जाएगा इन सारी चीजों का। सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, यानी कि पैसा कमाने के मामले में, इकोनॉमिक क्या होती है, आर्थिक, यानी कि पैसा कैसे कमाते थे, काम धंधा क्या था उनका, वो चीजें बतानी है। द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत था इनका स्ट्रक्चर। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल हेयर वॉज एग्रीकल्चर। ऑलमोस्ट सभी सिविलाइजेशन के अंदर हमें जो है एग्रीकल्चर के बारे में ही जानने को मिला, और ये सिविलाइजेशन के लोग भी एग्रीकल्चर करते थे, खेती बाड़ी का काम था मेन तो इनका। हेयर पीपल मेनली कल्टिवेटेड व्हीट, बार्ले, राइस, मूंग, लेंटिल्स, पीस, मस्टर्ड, कॉटन, सीसम एटसेट्रा। तो ऐसी जो नॉर्मल सी चीजें थी, वही जो चीजें थी वो ये लोग भी उगाते थे। The specific type of crop, method of planting crop, agriculture equipment, irrigation system, etc. So the agricultural development of that time, यानी कि यहाँ पे बता रहे हैं कि जो खेती करते थे लोग, तो उस टाइम पे हमें कुछ एविडेंसेस मिले थे, कुछ एक्स्ट्रा वाले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें हमें मिली थी, जो कि चैप्टर में देखो अगर चैप्टर पढ़ के नहीं आए तो भाई सीधे क्वेश्चन आंसर में घुसने आए तो कोई फायदा है नहीं। आपको मैंने चैप्टर पढ़ाया था, उसके अंदर बिल्कुल डिटेल के साथ मैं एक्सप्लेन करा था क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे था। तो ये लोगों के हमें हल मिले, खेती में खेती के जुगाड़ मिले, हल वगैरह मिले थे ना। उसके अलावा जो है ऐसे भी कई स्थान मिले थे जहाँ पे प्लांटेशन करी गई थी, जैसे धान लगाते हैं ना, चावल राइस की क्रॉप करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, तो उस टाइम पे प्लांट को उखाड़ के दूसरी जगह लगाया जाता है। वो सारी चीजें हमें इस टाइम के एग्रीकल्चर में भी देखने को मिली थी। बुल, काउ, बुफेलो, शीप, गोट, डॉग, डोंकी, पिग्स, ऐसे कुछ जानवर थे जो मेनली रियर्ड इन दिस सिविलाइजेशन, जो मुख्य तौर पर पाले जाते थे। दे वर यूज्ड फॉर मिल्क, मीट, स्किन एंड सोन। उनका जो यूज था, अब देखो जानवर पालते हैं हम घर पे, जानवर किस लिए पालते हैं, मिल्क के लिए खास तौर पे, तो दूध मिलेगा हमको। और अगर देखें तो जानवर से को मिलता क्या होगा, मीट मिलता था खाने पीने के, और स्किन से। तो ऐसी चीजों के लिए पालेंगे, और तो कोई काम था नहीं उनका, ऐसा तो है नहीं कि भीड़ बढ़ानी है उनको भी अपने पास। दिस सिविलाइजेशन ऑल्सो इम्पोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड गुड्स। अब ये तो रही बात खेती बाड़ी से संबंधित, जो देसी लोग रहते थे उसमें, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग भी थे जो सामान का ट्रेड करा करते थे, जो इंपोर्ट भी करते थे और एक्सपोर्ट भी करते थे। ट्रेड बाय लैंड रूट वाज डन बाय द बुल्लोक कार्ट्स एंड द बाय सी बाय द बोट्स। यानी कि जो समुद्र था उसके अंदर जो बोट्स थे, किश्तियों की मदद से जो है ट्रेड होता था, और जो जमीन थी वहां पे बुल्लोक कार्ट्स होती थी, बैलगाड़ियों की मदद से होता था, क्योंकि पहले ट्रैक्टर तो थे नहीं, या फिर ऐसे ट्रक वर्क तो चलते नहीं थे भाई, इंजन ही नहीं थे जब। तो उस टाइम पे क्या चलेंगे, वही बैलगाड़ी चलती थी, लकड़ी के पहिए, कोई पंचर होने की कोई टेंशन नहीं, है ना। द पीपल ऑफ सिंधु वर वेल वर्स्ड इन द टेक्निक ऑफ मेटल कास्टिंग फॉर
various type of jewelry tool and implements and were highly skillful and proficient in their manufacture। यानी कि अब ये लोग जो है बता रहे हैं कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो था इसके मामले में हमने दो चीजें समझ ली अभी तक, एक तो कि वो व्यापार करते थे, एक वो खेती करते थे। तीसरा काम था उनका वो था धातु को लेके, मेटल कास्टिंग, धातुओं को पिघला के वो ज्वेलरी या औजार वगैरह बनाया करते थे। और वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी औजार बनाते थे, ऐसे काम चलाओ नहीं बनते थे उनके, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाईली स्किलफुल थे वो लोग। वेरियस टाइप ऑफ ऑर्नामेंट्स वर मेड फ्रॉम प्रीशियस स्टोन्स, कॉन्सी सेल्स, ओस्टर्स एंड आइवरी। मतलब ऐसे जो है हाथी दांत हो गया या फिर जो है शंख वगैरह हो गया, तो ऐसी चीजों से भी वो ऑर्नामेंट्स बनाया करते थे। अलग अलग प्रकार के ऑर्नामेंट हमें देखने को मिले हैं। तो ये था इनका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, यानी कि ये पैसा वैसा कैसे कमाते थे। चाहो तो देखो, चाहते अगर मैं चाहता ना इनको ऐसे पॉइंट बना देता, एक पॉइंट यहाँ से, एक पॉइंट हमारा कहाँ से होता है, यहीं कहीं से, तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, एक पॉइंट हमारा जो है यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे 3 पॉइंट बना देता, लेकिन वो थोड़ा सा आपको ऐसे लेंथी सा लगता। अब ये छोटा सा है, सिंपल सा है, समझने में इजी रहता है थोड़ा सा, है ना। तो आप चाहो तो पॉइंट बना के लिख सकते हो। देखो एग्जाम में कई बार क्या होता है, मैं अगर याद नहीं है, सारा याद नहीं है, मैं सिंपल ट्रिक बताता हूँ। अगर याद नहीं है ना आपको, मतलब भूल गए भाई, आधा भूल गए आधा याद आ रहा है, तो सिंपल काम करो, पॉइंट बना के लिख दो। और पॉइंट उसमें ज्यादा नहीं लिखना होता, पॉइंट के अंदर छोटी छोटी बातें लिखनी होती है। एक लाइन का एक पॉइंट बन गया तो 3 नंबर का आ गया तो 3 लाइन लिख दो, बस खत्म। वैसे आपको ज्यादा लिखना पड़ेगा। तो ये भी ट्रिक्स होती हैं बनाने की, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की। अगर नहीं पता है तो बता देना कमेंट्स में, मैं बता दूंगा कैसे इनको जो है अटेम्प्ट किया जाता है क्वेश्चन को इजी तरीके से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो ये थर्ड वाला क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं देखने को मिला अभी तक, सो नॉर्मल क्वेश्चन है वो, ठीक है। व्हाट वर द आर्टिस्टिक फीचर ऑफ द सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन, यानी कि आर्ट के मामले में, कला के मामले में हमें क्या क्या चीजें मिली हैं। अभी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ इसका आंसर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से छोटे मोटे 1 मार्क्स क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा कैसे। तो यहाँ पे हमें आर्ट के बारे में बताना है। इस सिविलाइजेशन के स्टोन, मेटल एंड क्ले स्कल्पचर्स आर मेंशन्ड इन द आर्ट ऑफ सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन। यानी कि ये जो सिविलाइजेशन है इसके अंदर हमें पत्थर के, धातु के, मिट्टी के जो है हमें कुछ मूर्तियां वगैरह मिली हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज सील्स, बीड्स एंड पोट्री इंडिकेट्स इट्स एस्थेटिक्स, यानी कि उसके अलावा हमको मोहरे मिली हैं, मन के मिले हैं, मटके वटके मिले हैं। तो ऐसी चीजें जो है इनकी कलाकृतियां को दर्शाती हैं। द मोस्ट नोटेबल ऑफ द स्टोन आइडल फाउंड एट मोहनजोदारो इज 19 सेंटीमीटर लॉन्ग फ्रेगमेंटेड आइडल ऑफ मैन वियरिंग अ सोल विद द शामरोक ऑर्नामेंट्स। यानी कि एक आदमी की जो है मोहनजोदारो से मूर्ति मिली है, जो कि वैसे तो टूटी हुई है, थोड़ी सी फ्रेगमेंटेड आइडल है, मतलब खंडित मूर्ति है वो, एक पुरुष की, जिसने एक सोल ओढ़ रखी है और जिसके ऊपर जो है कुछ चांद सितारे से छाप रखे, फूल से छाप रखे, मतलब सैमलोक ऑर्नामेंटेशन कहते हैं उनको। एन आइडल ऑफ द वर्ल्ड फेमस मेटल डांसर हैज बीन फाउंड फ्रॉम मोहनजोदारो। उसके अलावा एक मेटल डांसर की मूर्ति हमको मिली है, जो कि कहाँ से मिली है, मोहनजोदारो से ही मिली है वो भी। क्ले आइडल ऑफ मैन, वुमेन, एनिमल एंड बर्ड हैव ऑल्सो बीन फाउंड। उसके अलावा जो है हमें मैन, वुमेन, एनिमल्स, बर्ड्स, ऐसी जो भी चीजें उनके नेचर में अराउंड थी उनके, तो उनके भी जो है हमें कुछ मिट्टी के खिलौने, पुतले से बने हुए मिले हैं। क्ले आइडल्स ऑफ वुमेन आर फाउंड अलोंग विद द ऑर्नामेंट्स एंड हेडड्रेसेस। उसके अलावा हमें तकिए वगैरह भी मिले हैं उनके, मतलब आभूषण वगैरह, और भी काफी सारी चीजें मिली है हमको। एनिमल्स एंड बर्ड्स इंक्लूड बुल्स, सीप, गोट, डॉग, एलिफेंट्स, पिग्स, पिकॉक, डक, पैरट एंड पिजन्स। उसके अलावा जो है हमें यहाँ पे एनिमल्स भी मिले कई सारे, मतलब ऐसे मिट्टी के बने हुए, असली वाले नहीं मिले, मिट्टी के बने हुए ऐसे कुछ एनिमल्स भी हमें देखने को मिले हैं, जो कि वो नॉर्मली पालते थे। अब यहाँ पे जो है इसमें से इंपॉर्टेंट क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, फ्रेगमेंटेड मैन। देखो दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे से वो। एक तो पूछेंगे आपसे कि फ्रेगमेंटेड आइडल ऑफ मैन, उसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए क्या है वो, तो आपको, या फिर आपसे पूछेंगे वो कहाँ से मिली है, तो वो मिली है मोहनजोदारो से। और वो क्या है, वो बस 19 सेंटीमीटर लंबी है, जिसने एक सोल ओढ़ रखी है विद शामरोक और ऑर्नामेंटेशन, ठीक है। तो ये जो है ये वर्ड एग्जैक्टली ध्यान रख लेना। उसके अलावा जो है एक आपसे पूछेंगे कि मेटल डांसर की, ये वर्ल्ड फेमस मेटल डांसर है, ये काफी इंपॉर्टेंट जो है बोल सकते हो डिस्कवरी थी एक्सकावेशन के दौरान, खुदाई के दौरान जो मिली थी हमको। तो ये वर्ल्ड फेमस मेटल डांसर की एक मूर्ति मिली है, तो वो कहाँ से मिली है, वो मिली है मोहनजोदारो से, ठीक है। ये दो चीजें इस क्वेश्चन से ध्यान रखना, पूछ लेते हैं, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं इनके। लेट्स कंसीडर, अब हमारे पास जो क्वेश्चन आ चुके हैं हमें कुछ कंसीडर करना है, देखते हैं क्या है। अभी तक हम पढ़ रहे थे 1 मार्क्स क्वेश्चन, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, मतलब यार
कहने को 3 मार्क्स है, लेकिन बड़े बड़े क्वेश्चन बन रहे थे। लेकिन यहाँ पे एग्जैक्टली वो क्वेश्चन है जो बड़े बड़े हैं, असली में सही मायनों में बड़े बड़े हो रहे हैं वो भी। तो वैसे छोटा क्वेश्चन बना नहीं यार, जिनके आंसर छोटे हो सकते हैं मैं ट्राई करता हूँ, बट हाँ अगर उत्तर ही सही नहीं लिखेंगे आप, क्योंकि मेरे को पता है मैं भी पहले जब पढ़ता था मैं भूल जाता था आधी चीजें याद रहती थी, तो उस हिसाब से मैंने इनको डिजाइन कराया ताकि आप भूल भी जाओ ना एक आधी लाइन तो कोई दिक्कत ना हो, आगे पीछे से भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं पड़े आपको। चलो अभी पहला क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द एक्सटेंट एंड क्रोनोलॉजी ऑफ सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन, यानी कि हमको जो है इनके एक्सटेंट और क्रोनोलॉजी के बारे में बताना है। एक्सटेंस मतलब कि वो कहाँ तक फैला हुआ था, एक्सटेंशन कहाँ तक था उनका, एक्सपेंशन जो है, और क्रोनोलॉजी होता है उनका कार्यकाल, वो किस टाइम के दौरान उनका जो है सर्वाइवल था, वो सारी चीजें हमें एक्सप्लेन करनी है इसमें। अब एक्सटेंट ऑफ सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन, द एक्सपेंशन ऑफ सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन वाज फ्रॉम आलमगीरपुर, जो कि वेस्टर्न यूपी के अंदर पड़ता है, इन द ईस्ट ऑफ सुतकांगेंडोर बलूचिस्तान में, इन द वेस्ट मांडा जम्मू के अंदर, इन द नॉर्थ एंड दायमाबाद महाराष्ट्र इन द साउथ। मतलब ऐसे डायरेक्शन होती है ना, ऐसे 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 और ऐसे नीचे, तो इस तरीके से नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। तो ये जो है हमें डायरेक्शंस दे रखी है कि उधर की साइड में जम्मू मांडा में, इधर की साइड जो है आलमगीरपुर में, और इधर की साइड जो है कौन सी जगह थी यार, वेस्ट में भी था कहीं पे, ये रहा बलूचिस्तान सुतकांगेंडोर, और साउथ की साइड में महाराष्ट्र दायमाबाद। तो इतने बड़े एरिया में ये ऐसे फैला हुआ था ये जो सिविलाइजेशन थी। द डिस्टेंस बिटवीन इट्स साइड्स इज अबाउट 1600 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड अबाउट 1400 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। इस सिविलाइजेशन का एक्सटेंशन इतना था कि अगर आप इधर से जाके इधर से स्टार्ट करो और इधर जाओ ना पूरी सिविलाइजेशन को ट्रैवल करते हुए, तो आपको 1400 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा, और जबकि ऐसे जाते हो तो 1600, मतलब ऑलमोस्ट स्क्वायर से के आसपास के एरिया में ये फैले हुए थे। ऑलमोस्ट कह रहा हूँ क्योंकि ये 1600 है, ये भाई 1400, 200 किलोमीटर का फर्क है, काफी होता है ये। अब जो है आगे बढ़ते हैं, क्रोनोलॉजी ऑफ सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन। अब क्रोनोलॉजी के अंदर हमसे टाइम पीरियड पूछ रखा है, ये सिंपल भी कर सकते हो, अगर आपको पूछ ले भाई सिंपली 2 नंबर में या 1 नंबर में पूछ ले कि क्रोनोलॉजी एक्सप्लेन करो, तो आप क्या करोगे उसके बारे में, तो आपको सिंपली ये जो फेजेज हैं ये लिख देने हैं और बस आपका काम हो गया वहीं पे। लेकिन अगर बड़ा क्वेश्चन आ गया, मान लो 3 मार्क्स क्वेश्चन, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। वैसे तो लिखना तो यही सारी चीजें हैं, इसके अंदर भी कुछ फर्क नहीं है। देखो, द सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स, जो कि ये वाले हैं। रेडियो कार्बन डेट सजेस्ट दैट, ये जो है एक तरीका होता है रेडियो कार्बन डेट्स, मतलब कितने प्राचीन है उनकी मदद से, इस टेक्निक की मदद से पता लगता है। तो ये सजेस्ट करती हैं कि दैट द सरस्वती रिवर वैली वाज इनहेबिटेड बाय द फर्स्ट एग्रीरियन कल्चर बिफोर 7500 टू 7000 BC। तो मतलब कि जो शुरुआत में जो लोग थे इनके खेती वेती करते थे ये लोग, ज्यादा कुछ था नहीं इनके अंदर, और ये जो है लगभग 7500 से 7000 BC के राउंड में स्टार्ट हुए थे। इन 3200 BC 3200 BC विद द डेवलपमेंट ऑफ टाउन प्लानिंग, इन्होंने डेवलपमेंट स्टार्ट करी, टाउन प्लानिंग स्टार्ट करी थी। राइटिंग सील्स एंड द मेथड ऑफ मेजरमेंट, और उसके अलावा जो है इन्होंने सील्स बनाई, मेथड ऑफ मेजरमेंट नापने के जुगाड़ बनाए। दीज फर्स्ट एग्रियन कल्चर्स वर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ डेवलप्ड रूरल कल्चर। अब ये डेवलप हो चुके थे, अब लोकल लोग ये नहीं रहे थे, जंगली लोग, और अब ये एडवांस हो गए, जो है इन्होंने अपने शहर वगैरह सिटीज वगैरह बनानी स्टार्ट कर दी थी, घर बनाने स्टार्ट कर दिए थे बेसिकली। विच डेवलप्ड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेज 1, अब यहाँ पे स्टार्ट होता था इनका एग्जैक्टली फेज 1, और यहीं पे आके ये जो 2600 BC के आसपास से तक ये रहता है। अब ये लोग और एडवांस हो चुके थे। एज अ रिजल्ट द टाउन्स ऑफ इंडिया फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन एमर्ज्ड, और इस ड्यूरेशन के बाद में जो है अब हमें देखने को मिली एक अर्बन सिविलाइजेशन, आधुनिक और भी ज्यादा। बाय 1900 BC दिस सिविलाइजेशन स्टार्टेड चेंजिंग इनटू रूरल कल्चर। उसके बाद ये बढ़ती रही और एक टाइम पे पता नहीं क्या हुआ, ये फिर से वापस से कंगाली वाली हालत में आ गई, लोकल लाइफ जीने लग गए। दिस अर्बन सिविलाइजेशन कोलैप्स्ड बिफोर 1300 BC, और ये सिविलाइजेशन 1300 BC पहले गायब हो गई। पता नहीं कैसे गायब हो गई, हमें कोई आइडिया हमको इसके बारे में नहीं मिला। अब यहाँ पे सिंपली देखो, यहाँ पे ये जो है ना ये सिंबल बना रखा है, इसका मतलब है कि 4000 तो से पहले की टाइम, मतलब जो भी जब से ये चालू हो रही है उससे लेके 2600 साल तक, 2600 BC तक में इनका अर्ली पीरियड रहा। उसके बाद में इस टाइम से इस टाइम के बीच में अर्बन पीरियड था, और फिर लेटर पीरियड 1300 तक, उसके बाद ये गायब हो गए। अब हमें नहीं पता कहाँ चले गए। तो ये जो है इस क्वेश्चन में से सिर्फ क्रोनोलॉजी पूछी जाती है, एक आध बार अगर पूछी जाएगी तो थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्रोनोलॉजी को लेकर, ठीक है। वो डिपेंड करता है कितने मार्क्स का देते हैं, वो उनकी मर्जी होती है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिस्कस इन डिटेल अबाउट द रीजंस फॉर द डिक्लाइन ऑफ सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन। हमें जो है कुछ रीजंस बताने हैं डिक्लाइन के बारे में। अब देखो, तुम तो वहां पे थे नहीं, मैं भी नहीं था, और जो
हिस्टोरियंस हैं, आर्कियोलॉजिस्ट है, वो भी वहां पे नहीं थे। तो भाई वो सिविलाइजेशन चली गई। अब आज उसके हजारों साल बाद अगर हम जाके बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ होगा, तो भाई तुक्के ही मारने हैं। तो ये क्वेश्चन वैसे एग्जाम में नहीं देंगे, पता नहीं क्यों, मतलब अजीब सा क्वेश्चन बना रखा है इन्होंने। चलो देखते हैं क्या था इनके विनाश के कारण। तुक्के मार रहे हैं सबके सब, ठीक है, ये मत सोचना कि भाई असली में ऐसा हुआ था, नहीं, तुक्का मार रहे हैं सबके सब, अपने पास से एस्टिमेट लगा रहे हैं। मतलब आज के टाइम पे हम लोग जो है आधुनिक हो चुके हैं, सिविलाइज हो चुके हैं। अब यहाँ पे अगर हम कहें हमारी जो सिविलाइजेशन कुछ भी हो जाए हमें नहीं पता, बट जो भी है अगर एकदम से हम लोग गायब हो जाए, तो आज से हजारों साल के बाद जो लोग हैं वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। मतलब हम लोग कैसे विलुप्त हो गए, हमें तो पता है हम कैसे विलुप्त हुए, लेकिन उनको थोड़ी ना पता है 1000 साल बाद क्या पता वो क्या मशीनें उठा के बैठे हों। तो वही चीज यहाँ पे भी है। अब यहाँ पे लोग बोलते हैं फर्स्ट जो सजेशन आती है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैग्नेशन, यानी कि जो प्रशासन था वो खराब हो गया, उनका मैनेजमेंट खराब हो गया उसकी वजह से। इन द लास्ट फेज ऑफ द सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन देयर वाज द स्टैग्नेशन इन द एडमिनिस्ट्रेशन, खराबी आ गई, अस्थिरता आ गई कह सकते हो। एज अ रिजल्ट द साइज ऑफ द सेटलमेंट वाज श्रिंक्ड, यानी कि जो उनका एरिया था वो छोटा होने लगा, पब्लिक ज्यादा बढ़ गई। एंड क्लीनिनेस डिक्रीज, जो जिसके चलते क्या हुआ, क्लीनिनेस साफ सफाई जो है कम कम होने लगी या घट गई बिल्कुल से। द वॉल्स स्टार्टेड बिकमिंग लेस वाइड एंड ब्रिक्स ऑफ द ओल्ड हाउसेज वर यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू हाउसेज, यानी कि अब जो घर थे, पुराने घर थे, उनके ऊपर ही नए घर बनाए जाने लग गए थे। ड्यू टू विच दिस अर्बन सिविलाइजेशन ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू रूरल कल्चर, और इसके चलते क्या हुआ, जो लोग थे वो शायद से उस शहर से बाहर निकलने लग गए होंगे या तो कुछ तो, और जो है वो लोकल बनने लग गए, मतलब एडवांस थे। अर्बन सिविलाइजेशन जो वो रूरल सिविलाइजेशन की साइड में भाग चले, मतलब वो कमजोरी की साइड, क्योंकि भाई रहने की जगह ही नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे अगले, है ना। तो उस चक्कर में रहा होगा। अब ये तुक्का मार सकते हैं, ये वही बात हो गई जैसे भारत में पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और बाद में बोले कि भाई वो इसीलिए मर गए सारे लोग क्योंकि उनके पास जगह नहीं थी रहने की। तो ये थोड़ा सा वाहियात लॉजिक आपको भी लगता होगा, है ना, मतलब ऐसे कैसे मर सकते हैं यार ये लोग। चलो अगला लॉजिक देखते हैं, ये बुक में दे रखे थे, मैंने नहीं बनाए। चलो क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज कैन ऑल्सो बी कंसिडर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ द सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन, मानते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से भी उनकी डेथ हो चुकी होगी। ड्यू टू द लेस रेनफॉल एंड ड्राइंग अप ऑफ रिवर सरस्वती, सरस्वती नदी जो है वो सूख गई और जो है बारिश नहीं हुई या फिर बहुत कम बारिश हुई। द सेटलमेंट ऑफ द सिविलाइजेशन मस्ट हैव बीन डिस्ट्रॉयड इन हरियाणा राजस्थान एंड पंजाब, और जिसकी वजह से हरियाणा राजस्थान पंजाब के जो एरियाज थे वहां पे ये सिविलाइजेशन बर्बाद हो गई। अब ये कहना थोड़ा सा अजीब लगेगा, मतलब कि ये सिविलाइजेशन के लोग थे यार, ये वहां ऐसा नहीं था कि वो सिविलाइजेशन वहीं गड़ी पड़ी थी, नहीं भाई, वो लोग आसपास, मान लो सरस्वती रिवर सूख गई है दूसरी नदी का, उनको पता होगा जब इतनी बड़ी सिविलाइजेशन थी वो, तो वो दूसरी नदी पे शिफ्ट हो जाते। वो जरूरी थोड़ी ना था कि उसी नदी वो सूख गई तो भाई सूखे ही मरना है। तो ये भी थोड़ा अजीब सा लॉजिक लगता है मेरे को। अगला जो लॉजिक है वो है फ्लड। भाई यहाँ पे है सूखा पड़ा हुआ, अब ये इन्होंने सोचा यार ऐसे कैसे मरेंगे, मतलब कुछ विद्वान लोग बोले यार कहीं पानी ज्यादा तो नहीं आ गया उड़ा के ले गया सब लोगों को। एविडेंस ऑफ फ्लड्स हैज बीन फाउंड फ्रॉम द एक्सकवेशन ऑफ मोहनजोदारो, चहुंदड़ो, लोथल एंड भगतराव। ये कुछ स्थान है, ये मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, लोथल, भगतराव, ऐसे स्थानों पे हमें फ्लड के सिंबल्स मिले। जैसे बाढ़ आती है तो वो ऐसे अलग से लेयर्स ही बन जाती है ना मिट्टी की, तो वो चीजें हमें एविडेंस के रूप में देखने को मिली जब हमने खुदाई करी। इट इज स्पेकुलेटेड दैट फ्लड मस्ट हैव प्लेड अ रोल इन द डिक्लाइन ऑफ दिस सिविलाइजेशन, हो सकता है कि बाढ़ की वजह से ये लोग मर गए होंगे। लेकिन ये थोड़ा अजीब लगता है मेरे को, क्योंकि इन्होंने जो शहर बना रखे थे, चैप्टर अगर पढ़ा है आपको ध्यान होगा, जो ऐसे बना रखे थे दो हिस्सों में, यहाँ पे लोग रहते थे, यहाँ पे जो है फोर्ट्स वगैरह होते थे, ये वाला हिस्सा ऊंचा था, तो अगर बाढ़ आ गई तो भाई यहाँ घुस जाओ, तो ये ऐसे कैसे मर जाएंगे। हम देखो बाढ़ में मर सकते हैं, सिविलाइजेशन एक्सटिंक्ट नहीं होती भाई, सारे लोग नहीं गायब होते, वो थोड़े बहुत चलो मर गए ठीक है, कुछ तैरना भी आता होगा उस टाइम पे यार, नॉर्मल सी बात है, जंगली लोग थे, आदिवासी लोग थे वो, और उससे सिविलाइज हुए, तो उनको ऐसा तो था नहीं कि उनको तैरना नहीं आता होगा, तैर के वो भी निकल लिए होंगे। तो ऐसा नहीं है कि वो उनकी बाढ़ की वजह से मर गए, थोड़ा अजीब लगता है, बट हाँ बाढ़ आई थी वो हम कह सकते हैं। नेक्स्ट जो रीजन है वो डिक्रीज इन फॉरेन ट्रेड। अब ये और भी अजीब है, ये फॉरेन ट्रेड इनका जो है कमजोर पड़ गया और जिसकी वजह से ये मर गए। ड्यू टू द डिक्रीज इन द फॉरेन ट्रेड ऑफ सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बिगेन टू वीकन, यानी कि उनका बाहरी देशों से व्यापार कमजोर हो गया, कम हो गया, और जिसकी वजह से वो उनका जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, पैसा कंगाली आ गई बेसिकली। ड्यू टू विच द डिमांड फॉर लोकल प्रोडक्शन बिगेन टू इंक्रीज इन प्लेस ऑफ वैल्यूएबल गुड्स, यानी कि कीमती चीजों की बजाय लोकल सामान जो था, खाने पीने का सामान, उसकी डिमांड बढ़ने लगी और वो महंगा हो गया। एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल डिक्लाइन ड्रास्टिकली विच बिकेम द मेन रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ दिस सिविलाइजेशन, और ये बता रहे हैं कि ये मेन रीजन हो सकता है इनके डिक्लाइन का। अब देखो ऐसा काम है जैसे
भारत जो है सामान एक्सपोर्ट भी करता है, इंपोर्ट भी करता है। अगर वो बीच में सील हो जाए, कुछ नहीं रहे, तो क्या होगा? तो भाई ऐसे भूखे थोड़ी ना मरेंगे। एग्रीकल्चर करते थे ये लोग भी, हम लोग भी करते हैं, ऐसे भूखा मरने का तो काम नहीं था ना इनका फिर भी। तो चलो महंगाई बढ़ गई थोड़ी बहुत, चलो ठीक है वो चलता है, बट वो मरेंगे थोड़ी ना उस वजह से। तो नहीं, ये भी थोड़ा अजीब है। बट ये वाला वन ऑफ माई फेवरेट है कि हाँ इसकी वजह से हो सकता है, बहुत हाई चांसेज है। अब यहाँ पे क्या हुआ था, अ स्टडी ऑफ 42 ह्यूमन स्केलेटन्स फाउंड फ्रॉम मोहनजोदाड़ो हैज shown that 41 people have died due to epidemic like malaria. So it is speculated that the decline of this civilization may have also happened due to this epidemic. अब यहाँ पे बताते हैं मोहनजोदाड़ो के अंदर से जो है ना 42 मानव के कंकाल निकले थे खुदाई के दौरान, और उसमें से जो है 41 लोगों की मौत सिर्फ एक छोटी सी बीमारी, मलेरिया, मच्छर के काटने से जो बीमारी होती है उससे हुई थी। मतलब 42 में से 41 लोग मलेरिया की वजह से मर गए थे। तो ये हो सकता है कि इसकी वजह से लोग सारे एक्सटिंक्ट हो गए हो, क्योंकि ये हो सकता है भाई, क्योंकि अगर दवाई ही नहीं है, जैसे अभी कोरोना आ गया, कोरोना की दवाई नहीं, कितने सारे लोग मारे गए। अब दवाई आ गई, ठीक है भैया, अब रुक गया सिस्टम पूरा, तो वैसा सा काम हुआ होगा। अब मलेरिया का इनके पास इलाज नहीं मिल पाया होगा और वो चल बसे। तो ये थोड़ा सा लगता भी है, लॉजिक लगता है इसका मेरे को। अच्छा, तो चलो जो भी है, ये कुछ रीजंस थे इनके। ये क्वेश्चन ठीक ठाक ही है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कंसीडर कर सकते इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन टू द वर्ल्ड। अब हम बोलेंगे भाई ये सिविलाइजेशन तो ठीक है, हमने पढ़ ली, सारा कुछ हो लिया हमारा, लेकिन इसने हमको क्या दिया, हमें क्या फायदा हुआ इस सिविलाइजेशन से, क्या पता चला, वर्ल्ड को क्या दिया इसने, कह सकते हो। तो यहाँ पे बताना है, सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। ये जो है पुरानी सिविलाइजेशन सभ्यताओं में से एक है, वो सबसे पुरानी नहीं है, ये उन पुरानियों के साथ की ही सभ्यता है ये भी। द वर्ल्ड गोट टू लर्न अलॉट फ्रॉम दिस सिविलाइजेशन, दुनिया को बहुत कुछ सीखने को मिला इस सिविलाइजेशन से। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ टाउन प्लानिंग, टाउन कैसे बनते हैं वो सिस्टम हमें देखने को मिला इन दिस सिविलाइजेशन। अब आपको नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ, जो टाउन प्लानिंग हुई है, इनका जो सिस्टम था ना, मैनेजमेंट कैसे, तो टाउन कैसे बनाए जाते हैं, उस सेम प्लानिंग को लेके जो है चंडीगढ़ जो अपना शहर है, हरियाणा की राजधानी, तो वो जो है वहां पे बनाई गई थी। वो पूरा जो सिटी है ना चंडीगढ़, वो इसी कंसेप्ट को, सेम कंसेप्ट को लेके बनाया गया है। तो आप वो सोच लो कि वो उस टाइम पे उस टाइप के जो है टाउन प्लानिंग चलती थी, खतरनाक है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। इन विच द सिस्टम ऑफ रोड सिस्टम एंड ड्रेनेज ऑफ वाटर इन द सिटी वॉज इंपॉर्टेंट, जिसमें पानी निकालना और उसके साथ में रोड कैसे बनेंगे, वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इट्स टूल्स और आर ऑल्सो फाउंड इन दिस सिविलाइजेशन, हमें पता लगा कि ये लोग खेती करते थे, इनके टूल्स भी हमें देखने को मिले। दिस सिविलाइजेशन रिवील्ड विच एनिमल्स वर डोमेस्टिकेटेड फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, और इससे ये भी पता लगता है कि कौन कौन से जानवर शुरुआत से ही पालतू बनाए गए थे, और वो चीजें से हमें पता लगता है कि कौन पालतू बन सकता है, कौन नहीं बनता, वो भी हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वर ऑल्सो सीन फ्रॉम अदर सिविलाइजेशन, मतलब इसके साथ में हमें जो है कुछ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, ये व्यापार करने का काम धंधा भी इस सिविलाइजेशन में देखने को मिला, और जो कि आज तक चले ही आ रहा है, हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते रहते हैं ना। चलो अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, लेट्स ट्राई टू डू, चलो इनको करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन 1, लिस्ट द ट्रेडिंग सेंटर्स ऑफ सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन। अब चैप्टर में जितने नाम आपको याद आते हैं जगह के, जो साइट्स थी, उनके बारे में आपको उनके नाम लिखने हैं बस, ठीक है ना। वो जो भी नाम याद आए, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल, कालीबंगा, राखीगढ़ी, और भी बहुत सारे थे। तो ये जो है सेंटर्स पूछे ना, ट्रेडिंग सेंटर, ज्यादातर जो हमें साइट्स मिली है, ऑलमोस्ट सारे ही ट्रेडिंग सेंटर्स के बारे में ही पता लगा, मेन शहर मिले हैं, गाँव वगैरह तो पता नहीं कहाँ गायब हो गए थे उनके। क्वेश्चन 2, लिस्ट द साइट ऑफ सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन इन हरियाणा। हरियाणा के अंदर जो जो साइट्स थी वो हमें एक्सप्लेन करनी है। तो जैसे मित्तातल, राखीगढ़ी, तो ये कुछ साइट्स थी, और भी आप ऐड कर सकते हो, एक आध साइट और थी। तो मेन तो मेरे को यही मिली उस टाइम पे। तो चलो कोई ना, एग्जाम में ठीक है एक दो ही पूछेंगे, साइट अगर पूछेंगे तो ज्यादा नहीं पूछेंगे। चलो ये था आपके टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर। आई होप आपको समझ में भी आ गए होंगे कि क्या है, कैसे आपको प्रिपेयर करने हैं क्वेश्चन से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बाकी हाँ, आपको मैं जरूर से रिकमेंड करूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देख लेना, उससे आपको फायदा ही मिलेगा। मेरा देखो कुछ जाना नहीं है, मैं तो बना के रख दूंगा आपके लिए। अब वो आपकी मर्जी है भाई, देखने जाओ तो चले जाना, नहीं जाना तो क्या ही कहूँ मैं फिर, है ना। तो मैंने जो है ना वो लिंक प्लेलिस्ट का जो लिंक है, वहाँ पे सारी वीडियोस आपको जो है हर एक चैप्टर का सॉल्यूशन, और जो भी वीडियोस मैं बनाऊंगा ना इस बुक की, वो सारी वीडियो आपको वहीं पे मिलेंगी उस प्लेलिस्ट में। ऐसे ढूंढना नहीं पड़ेगा कि भाई चलो सर ने पहला चैप्टर करा दिया, दूसरे की वीडियो ढूंढो कहाँ गई आ ही नहीं रही कहीं पे से। तो ऐसा ना हो पाए, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट प्लेलिस्ट बना रखी है, और वहीं पे से जाके आप इजीली उनको देख भी सकते हो। चलो मिलते हैं नई वीडियो में। आई होप आप इंपॉर्टेंट देखने चले जाओगे। एमसीक्यूज वगैरह भी प्रैक्टिस करने के लिए भी बना रखे हैं मैंने आपके एमसीक्यूज, तो वो वीडियो देखोगे तभी आपको समझ आएगा।
चलो खत्म करते हैं वीडियो को। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 1 से लेके 12th तक सभी सब्जेक्ट की वीडियो, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो सब्सक्राइब कर लो यार, तुम बिल्कुल नहीं करते, आते हो वीडियो देखते हो चले जाते हो। भाई सब्सक्राइब कौन करेगा तुम्हारे नाम का, मैंने तो कर रखा है खुद को। तो अब तुम्हारी बारी है, तुम भी कर दो यार मेरे को, ताकि लगे कि हाँ हम पढ़ा रहे हैं कुछ है। तो चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।